गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। सी, लास्ट क्लास पर हम लोगों ने रिस्पॉन्सेस को देखा था। दैट मीन्स लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था सोर्स फ्री सेकेंड ऑर्डर सर्किट। सोर्स फ्री सेकेंड ऑर्डर सर्किट। सोर्स फ्री सेकेंड ऑर्डर सर्किट में हमने दो तरह के बिहेवियर देखे थे। पहला, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमने बात की थी सीरीज आरएलसी की, राइट। और सीरीज आरएलसी सर्किट में सोर्स फ्री कंडीशन की जब मैं बात कर रहा था तो आपको रिकॉल होगा, दिस इज आर, दिस इज एल एंड दिस इज सी। आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट सर्किट शुड बी सोर्स फ्री। और अगर ये सोर्स फ्री है तो मैंने स्टेट आई मान रखी थी। इसके साथ एक मैंने डेरिवेशन कराया था। डेरिवेशन का एक फाइनल रिजल्ट हमारे काम का था। उस रिजल्ट पर अपने पास दो रूट्स आए थे, S1 और S2 के दो रूट्स आए थे। रूट पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी -R/12 प्लस माइनस रूट ऑफ R/2L का स्क्वायर माइनस 1/√LC का स्क्वायर। कल वाली क्लास में सब पढ़ चुके हैं, राइट। इस पर आपने कुछ ज्यादा नहीं हुआ था कल, यही दो पैरामीटर्स हुए थे जिनका मिस रहा हो। हाँ, रिकॉर्डेड पर देख लीजिएगा आप लोग। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन आई होप सो प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद देखिए, ये दो रूट्स आए थे सोर्स फ्री कंडीशन पर। इसमें मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी। मैंने आपको बोला था कि यहां पर हम तीन कंडीशंस को वॉच कर रहे हैं। पहली कंडीशन थी, मेरा पहला एजम्पशन था अल्फा, एक वैल्यू मैंने अल्फा एज्यूम की थी जिसको लास्ट क्लास में डैम्पिंग फैक्टर बोला था। तो R/2L क्या है स्टूडेंट्स अपने पास? डैम्पिंग फैक्टर। दिस इज नथिंग बट डैम्पिंग फैक्टर। और ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी 1/√LC। आपने इसको अल्फा मान लिया और इसको ओमेगा नॉट मान लिया। इसी को कल बोला था, इसी को कल बोला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब एक रिलेशन हमने बनाया था, अगर रिकॉल करें रिलेशन को, देखो रिलेशन जो हमने बनाया था, मैं डेरिवेशन फिर से नहीं करा रहा हूं स्टूडेंट्स, डाटा एक बार आपको जस्ट बता रहा हूं कि कल क्या क्या बातें डिस्कस हो चुकी हैं, राइट। हाँ, अब यहां पर S1 S2 को दो जो रूट आ रहे थे अपने पास, क्या इनका मान
इस r/2l को अल्फा मान चुके हो, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस का अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट 1/√LC है, दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर। तो ये आपके पास S1 S2 दो रूट क्लास में S1 S2 दो रूट आ चुके थे। अब इसमें आप क्या क्या कंडीशन रख सकते हो कि आपके पास क्या वैल्यूज बन जाए, ये कल मैं बता चुका हूं। इसमें 4 टोटल कंडीशन बनी थी। 4 कंडीशंस में 1/1 कंडीशन को वॉच करो। 4 अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए थे। देखो, हाँ यस, कल देखो यहां पर एक टेबल बनाई थी मैंने, दिस वन, ये एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स। इसी टेबल की बात कर रहा हूं, राइट, इसी टेबल की बात कर रहा हूं। क्या कंडीशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो कल मैंने, या मैं एक बार इसको यहीं से ले लेता हूं। कल सीरीज और पैरेलल दोनों पर डेरिवेशन कराया था। मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस पर कल फर्स्ट डाटा ये हमने फ्रेम आउट किया था। अगर अल्फा का मान बड़ा हो जाए ओमेगा नॉट से, अल्फा की वैल्यू थी r/2l, बड़ा हो जाए अगर 1/√LC से, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवर डैम्ड। ओवर डैम्ड। और इस कंडीशंस पर सिस्टम पर जो रूट्स आते हैं वो टू रूट्स, दोनों रूट्स, टू रूट्स आर निगेटिव कॉमा रियल एंड अनइक्वल आते हैं। कल ये बात हो चुकी थी। इसके बाद अगर अल्फा का मान, हाँ कल ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद अगर अल्फा का मान मान लीजिए ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, इसे कहते हैं r/2l, अगर बराबर हो जाए 1/√LC। न्यूमेरिकल करवाने से पहले जस्ट बता दे रहा हूं, 3 न्यूमेरिकल सभी करेंगे। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिटिकल डैम्प। दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल डैम्प। और क्रिटिकल डैम्प का मतलब जीटा का मान एग्जैक्टली 1 होना। समय रूट्स को क्या बोल सकते हैं, टू रूट्स आर या बोथ द रूट्स आर, दोनों रूट्स क्या आएंगे, निगेटिव, रियल एंड इस बार इक्वल आएंगे। थर्ड, बताया था कल, अगर अल्फा छोटा हो जाए ओमेगा नॉट से, अल्फा का मान है r/2l, अगर ये छोटा हो जाता है 1/√LC से, तब ये कंडीशन होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज अंडर डैम्ड कंडीशन। अंडर डैम्ड कंडीशन। और अंडर डैम्ड कंडीशन में जीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। ये हमने मेजरमेंट में पढ़ा था मैकेनिकल सिस्टम के लिए। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहां टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आपस में रूट्स कैसे होंगे, निगेटिव रियल पार्ट विद निगेटिव रियल पार्ट। एक बार अगर कल किसी की क्लास मिस हो तो स्टूडेंट इस समरी को बना लेगा, दैट इज फॉर सीरीज RLC।
सीरीज आरएलसी कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेगा। सीरीज आरएलसी पर कल ये डाटा मैंने ड्राइव करके बताया था, राइट। हाँ, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको जस्ट हिंट किया है, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता पाऊं कैसे एग्जाम में आते हैं। अगर किसी की कल की क्लास मिस हो, एटलीस्ट कम से कम वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें थोड़ा जल्दी से। और बाकी लोग वरीनेस ना लें, जैसे ही टेबल कंप्लीट होती है पैरेलल की, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। स्टूडेंट कितने पेज छोड़ने हैं, ठीक है। पेजेस का मुझे आइडिया नहीं है, छोड़ देना आप 7 to 8 पेजेस। अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू हम ये 3 कंडीशंस बना रहे हैं। पहली कंडीशन है ओवर डैम, अगली है क्रिटिकल डैम और अगली है अंडर डैम, राइट। फिर पैरेलल का लिखते हैं। सीरीज पर करंट स्टेट होगी, राइट, और पैरेलल पर वोल्टेज स्टेट बनेगा। और बाकी लोग जो कल क्लास पर कनेक्ट थे, उनको क्लियर होना चाहिए अल्फा क्या है, ओमेगा नॉट क्या है। ओमेगा नॉट अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अल्फा डैम्पिंग फैक्टर है। दिस इज नॉट डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो जीटा होता है, राइट। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट, अगर अब मैं आपसे बात करूं पैरेलल आरएलसी सर्किट की, बात किसकी कर रहा हूं स्टूडेंट्स, सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट। इतना इनफ टाइम था। नेक्स्ट, आपसे बात हो रही है सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट। कल मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बता पाया था कैसे पूछे जाते हैं, वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सर्किट सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब सोर्स का इफेक्ट नहीं है। अगर सोर्स का इफेक्ट नहीं है इस समय, पैरेलल में आर लगा है, पैरेलल में एल लगा है और समांतर में ही सी लगा है, और पैरेलल आरएलसी के साथ आपको इक्वेशन बनानी थी। तो कल मैंने आपको बताया था पैरेलल में वोल्टेज को स्टेट वेरिएबल मान लेंगे, और इस नोड का वोल्टेज वी ऑफ एस, 3 अलग अलग करंट आपने एज्यूम की थी, I1 ऑफ एस, I2 ऑफ एस और एक I3 ऑफ एस। इससे आपने डेरिवेशन को किया था, जिससे आपके पास फाइनल जो बना था वो मैं लिखने जा रहा हूं। 2 रूट्स आए थे, एक S1 और एक S2। S1 S2 की वैल्यू आई थी अपॉन 2 RC, बहुत ध्यान से लिखेंगे इसको, 1/2 RC प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2 RC का स्क्वायर माइनस 1/√LC का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले पर अपनी तरफ से 2 फैक्टर्स का एजम्पशन लेते हैं। इसमें आपने 2 फैक्टर्स एज्यूम किए थे, एक अल्फा और एक ओमेगा नॉट। अल्फा का मान, टेबल फिर से आ गई क्या, एक सेकंड।
ठीक है, अब देखो यहां पर आपने फिर से दो एजम्पशन लिए। डैम्पिंग फैक्टर लेट अल्फा बराबर आपने मान लिया 1/2 RC, इसी को कहा जाता है डैम्पिंग फैक्टर। नेक्स्ट, ओमेगा नॉट का मतलब था 1/√LC, इसी को कहते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल। अब आपने फिर से एक टेबुलर फॉर्मेशन बनाया और इसमें तीन कंडीशंस आई थी। वो कंडीशन एक बार जरा अंडरस्टैंड कर लें। मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी स्टूडेंट्स। अगर उन कंडीशंस को वॉच करें तो आपके पास कंडीशन ऐसी थी, सॉरी, इस तरह से आपने टेबल को बनाया था। पैरेलल की टेबल ना बनवाकर मैंने बोला था आप लोग खुद बना लेना, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए, पैरेलल पर कंडीशंस ऐसी थी, देखो बोर्ड पर। अल्फा और ओमेगा नॉट पता है। अगर अल्फा बड़ा हो जाए ओमेगा नॉट से, राइट, अल्फा बड़ा होगा अगर ओमेगा, बोल सकते हैं 1/2 RC बड़ा है 1/√LC। अगर ये कंडीशन आ गई तब इसी कंडीशन को बोला जाता है ओवर डैम्ड। और ओवर डैम्ड का मतलब जीटा का मान 1 से बड़ा है। इस समय टू रूट्स, जो दो रूट आते हैं अलग अलग, टू रूट्स आर निगेटिव, रियल एंड डिफरेंट, या इसी को कहते हैं अनइक्वल, आपस में बराबर नहीं है। फॉन्ट साइज हाँ छोटा कर दिया, लिख लो। क्या हो सकता है? अल्फा बराबर ओमेगा नॉट। अगर अल्फा और ओमेगा नॉट को इक्वल कर दें, अगर अल्फा और ओमेगा नॉट को इक्वल कर दें, जैसे इक्वल करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी? क्रिटिकल डैम्प। तो अब आप अगर इसी कंडीशन पर अल्फा बराबर ओमेगा नॉट की बात करें, जी, अल्फा का मान था 1/2 RC और गणितीय रूप में ये बराबर होना चाहिए 1/√LC के। तब इसी को कहते हैं क्रिटिकल डैम्प। और क्रिटिकल डैम्प का मतलब जीटा का मान 1 के बराबर। इस समय दोनों रूट्स, कल प्रूफ कर चुका हूं, निगेटिव के साथ, जिनकी क्लास मिस है वो लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें। निगेटिव, रियल एंड इस बार रूट्स आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद अल्फा का मान ओमेगा नॉट से छोटा होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 1/1/2 RC छोटा है 1/√LC से। इस कंडीशन को कहते हैं अंडर डैम्प, जहां जीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद पार्ट। अब एक बार चेक कर लेते हैं सारी कंडीशंस। पहले यहां तक लिख लो, ये पैरेलल की कंडीशंस है, समांतर। पैरेलल आरएलसी की कंडीशन है
एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए, सो दैट मैं अब आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता पाऊं, क्वेश्चन का नेचर बता पाऊं, कैसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, इनफ द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आईटी। रिस्पॉन्स ऑफ आईटी। हाँ यही लिखा है अंडर डैम, 0 to 1। पंकज यादव यही तो लिखा है, द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए सिस्टम का नेचर पूछा गया है। अगर इसका नेचर पूछा गया है तो इसके नेचर पर यहां एक सर्किट पर वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 वोल्ट। फिर इसके बाद ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और स्विचिंग पोजीशन इस समय ये स्विच इस तरह से t बराबर 0 पर पहुंचने वाला है। सॉरी, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और इसके साथ यहां 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फर्दर 1 हेनरी का इंडक्टेंस है, और एक यहां 1 फैरेड का कैपेसिटर है। और यहां आपसे पूछा गया है रिस्पॉन्स ऑफ आई ऑफ टी। बना लीजिए पहले इसको। यहां 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए ओवर डैम, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अंडर डैम, ऑप्शन डी कुछ और मान लो, साइनोसोडल।
ये 4 कंडीशंस दी हैं। हाँ बताइए, कैसा सर्किट का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है? आफ्टर स्विचिंग स्टैंड सर्किट सोर्स फ्री सोर्स, तुरंत बताओ। आफ्टर स्विचिंग स्टैंड, देखिए फिर ये बी पर चला जाएगा। अगर ये बी पर गया, अगर ये बी पर गया तो ये क्लोज पाथ लाइक दिस हो जाएगा। क्या इस समय, क्या इस समय आपको ऐसा लग रहा है? अगर ये पाथ ऐसा हो जाएगा तो कहना इससे, जब ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये सोर्स हट चुका है और सर्किट सोर्स फ्री कंडीशन, सोर्स कंडीशन। बोलो, सर्किट सोर्स फ्री सोर्स। क्लियर है सबको? दिस इज सोर्स फ्री, सोर्स फ्री, सोर्स फ्री। दूसरी बात, सोर्स फ्री के बाद अगर मैं जानबूझकर सर्किट को फिर से अरेंज करके बना दूं तो क्या ऐसा नहीं लग रहा? सोर्स फ्री कंडीशन पर दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 हेनरी एंड दिस इज 1 फेरेड, और करंट की स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सर्किट सीरीज आरएलसी है या कोई और सर्किट है? दिस इज नथिंग बट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। और आपको पता है इसका अल्फा कितना होता है? हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। अल्फा बराबर R/2L। रखो मान, कल जो पूछ रहे थे। आर का मान 1, 2, एल का मान 1, तो क्या 1/2 आ गया अल्फा? अल्फा ही क्या था? डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर। इसके बाद, इसके बाद आपने कैलकुलेट किया ओमेगा नॉट। जब आप ओमेगा नॉट को पता करेंगे तो क्या ओमेगा नॉट का मतलब 1/√LC, 1/√1 तो वैल्यू 1 आ जाएगी। याद करिए, अल्फा छोटा है ओमेगा नॉट से, और अगर अल्फा छोटा है तो क्या ये कंडीशन अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है? बोलो, क्या लिख रहा है स्टूडेंट? कुछ, कोई क्रिटिकल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ओवर लिख रहा है। अल्फा अगर छोटा है ओमेगा नॉट से, कैमरे ऑन रखो सब। कैमरे ऑन रखो सब। अब यहां पर कंडीशन बंद ना हो जाए। अल्फा, अल्फा का मान ओमेगा नॉट से छोटा है, राइट? अल्फा का मान अगर ओमेगा नॉट से छोटा है, 3 कंडीशंस थी। अल्फा बराबर ओमेगा नॉट, सॉरी, पहली कंडीशन थी अल्फा ओमेगा नॉट से बड़ा है। अगली कंडीशन थी अल्फा ओमेगा नॉट के बराबर है। अगली कंडीशन थी अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है, अभी पढ़ाया था। ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करती है ओवर डैम्प। अल्फा बराबर है अगर तो क्रिटिकल डैम्प, और अगर अल्फा लेस देन है इसी को कहते हैं अंडर डैम्प। इस समय जीटा का मान 1 से बड़ा, इस समय जीटा का मान 1, और इस समय जीटा का मान 0 से 1 के बीच। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है? लेस देन का मतलब क्रिटिकल डैम्प। इसी का उल्टा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इस समय सिस्टम की इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे? टू रूट्स आर, टू रूट्स आर क्या हो सकते हैं? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, कल पढ़ा चुका हूं। रूट्स कैसे आएंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रियल पार्ट, कल पढ़ाया था। रिकॉल है सबको?
देखो अब लाइन से सब अंडर डैम्ड आने लगे। हाँ, क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है किस वे में पूछा जाएगा? स्टार्ट करें? अगले क्वेश्चन पर चलें क्या? ये था लास्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखो। द नेचर ऑफ द द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ वी ऑफ टी, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट? टी ग्रेटर देन, देखो यहां भी बात कंप्लीट, इस बार भी यही बात कर रहे हैं, मतलब आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। ठीक है, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट की बात हो रही है। कंडीशन देखो क्या है, इज पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, 5 या 10 कुछ भी, 10 u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी के साथ समांतर में r का मान है 1/2 ओम। L का मान है 1। C का मान है 1 फैरेड। चलो अब आप मेरे को बताइए स्टूडेंट, u ऑफ माइनस टी कैसा सिग्नल है? u ऑफ माइनस टी, क्या इतना अंडरस्टूड है? u ऑफ माइनस टी का मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, राइट? सो आई कैन से u ऑफ माइनस टी की जब भी हम बात करेंगे तो u ऑफ माइनस टी पर ग्राफ लाइक दिस होगा। अगर ग्राफ लाइक दिस है तो आप मुझे बताइए जीरो के बाद इस ग्राफ का नेचर, इससे पहले इस पर वैल्यू आ रही थी, लेकिन जीरो के बाद आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट हम हमेशा नेचर को जस्टिफाई करते हैं आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। क्या आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट इसका नेचर जीरो है? सो आई कैन से आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट सोर्स वैल्यू इज जीरो, सोर्स वैल्यू इज जीरो, और करंट सोर्स जीरो होने का मतलब जीरो, दैट मीन्स ब्रांच का व्यवहार ओपन सर्किट हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं क्या मेरी बात से आप? देखो स्टूडेंट्स, सोर्स था u ऑफ माइनस टी, तो इसका मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट ओनली, सभी का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। टी का मान जीरो के बाद हमेशा जीरो है, तो क्या स्टूडेंट ये सर्किट भी सोर्स फ्री कैटेगरी में आ जाएगा? यस। तो आपने अगर मान लीजिए
इसको फिर से बनाया, तो फिर से बनाते समय आपको पहले आर वॉच होगा और आर के साथ पैरेलल में एल लगा हुआ है, यस, और इसके बाद पैरेलल में सी लगा हुआ है, एग्री। आर एल सी पर फैरेड है, एल का मान 1 हेनरी है और आर का मान 1/2 ओम। तो कहना इसे इस समय सर्किट सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट है, सॉरी, दिस इज सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट है। और इसका मतलब इसका अल्फा का मान होता है 1/2 RC। कल ड्राइव कर चुके हैं, इसका अल्फा का मान होता है 1/2 RC, सॉरी 1/2। आर का मान देखकर बताइए, आर का मान 1/2, तो 1/2। सी का मान 1 है, क्या 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा 1 आ जाएगा जी। इसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 1/√में 1 × 1। एल का मान भी 1 था, सी का मान भी 1 था। सो आई होप it is very clear that both values are 1 only. So if alpha is equal to omega naught, अगर दोनों आपस में बराबर हैं स्टूडेंट्स, so I can say this is critically damped system, this is critically damped system। और अगर कोई सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड है, so you must observe for critical damped system जीटा वैल्यू शुड बी 1। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस ऐसे थे, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस। ये क्लियर है क्या सबको? क्रिटिकली डैम्ड में कहीं दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब गिवन लाइक दिस, ओवर डैम क्रिटिकल डैम ना देकर ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन दिस दिया है, सेकंड ऑप्शन दिस दिया है, थर्ड ऑप्शन दिस, फोर्थ ऑप्शन ये दिया है। आप चारों ऑप्शंस में बताइए कौन सा ऑप्शन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्राफ को देखकर, केवल ग्राफ में आउटपुट बताइए, ए बी सी डी। गुड, करेक्ट ओनली। शिवेंद्र क्या लिख रहे हो? ज्ञान प्रभा, क्रिटिकल डैम्पिंग की बात हो रही है। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब कितनी बार बताया जा चुका है, ये दिस इज अनडैम्प्ड, ऑक्सीलेशन हो रहे हैं बार बार। दिस इज अंडर डैम्प्ड, ऑक्सीलेशन खत्म हो रहे हैं, तो इसे डैम्पिंग की कंडीशन कहते हैं, अंडर डैम्प्ड। और ये क्रिटिकल डैम्प्ड है जो थोड़ा तेज चलेगा, ओवर डैम्प्ड है, तो डी वाला ओवर डैम्प्ड नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में अंडर डैम्प्ड नहीं है, इस क्वेश्चन में अनडैम्प्ड नहीं है, तो केवल और केवल जीटा बराबर 1 वाला सेटिस्फाई होगा। इस ग्राफ को क्रिटिकल डैम्प्ड कहते थे। क्रिटिकल थोड़ा तेज चलता है कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड ऐसे धीमे चल रहा है, क्रिटिकल डैम्प्ड फास्ट चलेगा। सो बेस्ट आंसर इज सी। मुझे लगता है मेरी बात सभी को क्लियर है, राइट?
अगला बताइए। नवीन किसका आंसर दे रहे हो? ए। नवीन, संदीप और अमित। DFCCIL में कल आया था सर ये। क्या आया था? ग्राफ वाला क्वेश्चन, ओके। ए किसका आंसर बता रहे हो? और अमित। राजरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात शायद कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में तो नहीं आया होगा। हाँ देखिए, अब यहां से अगर नेक्स्ट की बात करें, यहां तक क्लियर है सबको? राइट। एक अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसका आंसर अब डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट में है और टाइम कांस्टेंट भी पूछा गया है। चलो, टाइम कांस्टेंट भी पूछा गया। डिटरमाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट एंड नेचर या रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स नेचर ऑफ सर्किट आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। स्विचिंग इंस्टेंट के बाद ही बताया ही जाता है। टाइम कांस्टेंट हमेशा स्विचिंग इंस्टेंट के बाद ही बताते हैं, नेचर भी टाइम, सॉरी, स्विचिंग इंस्टेंट के बाद। ये सर्किट बना लो पहले। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, इसके साथ 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। फर्दर जो t = 0 पर ओपन हो रहा है, और 1 ओम एक रेजिस्टेंस है। अगला 1/4 फैरेड है कैपेसिटेंस। यहां पर एक आर लगा हुआ है जिस पर एक तीर का निशान है, और नीचे एक 1 हेनरी लगा हुआ। पूछा गया है 3 कंडीशंस। एक बार इस आर का मान 4 ओम रख रहे हैं, एक बार आर का मान 3 ओम रख रहे हैं, और एक बार आर का मान 0 ओम रख रहे हैं। तीनों कंडीशंस पर बताइए इसका नेचर। जल्दी बताओ, जल्दी। आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट पहले तो सर्किट बनाओ। आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट पहले सर्किट बनाइए।
देखो, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, हाँ नेचर बताओ, बस नेचर बताओ, टाइम कांस्टेंट में बताऊंगा अभी। आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट टी ग्रेटर देन 0 पर स्विच क्या हो चुका है? स्विच ने सर्किट को ओपन कर दिया। सो सर्किट बिकम्स सोर्स फ्री। और अगर सर्किट सोर्स फ्री हो गया तो देखो, यहां 1 ओम है, इस 1 ओम के बाद नीचे 1/4 फैरेड है, और यहां इस आर का मान बार बार बदल रहे हो। यहां एल का मान इस समय था 1 हेनरी, राइट। अब देखो, पीछे वाला सर्किट नहीं बनाएंगे, सोर्स फ्री हो गया ना, इससे बैक तो सर्किट सोर्स फ्री है। यस। अगर स्टूडेंट इसके पीछे वाला सर्किट सोर्स फ्री हो चुका है, ओपन हो चुका है, तो क्या उसको बनाने का कोई मतलब है? अब एक बात बताओ, हाँ ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपस में ये सीरीज आरएलसी बना रहे हैं इस समय? तो आप इसको नॉमनक्लेट कर सकते हो, सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट। ऑप्शन ए, सॉरी नॉट ऑप्शन ए, कंडीशन ए, एक पर आर का मान चेक कर लेना एक बार, 4 ओम दिया था। आर पर मैंने वैल्यू, हाँ यस, 4 ओम दिया था। आर का मान जब 4 रख रहे हो, तो इस समय अल्फा बराबर, अल्फा का मान था R/2L। याद रखना, ये आर टोटल पता करेंगे, और आर टोटल कितना हो गया? दोनों प्रतिरोधों का जोड़ हो जाएगा। ये दोनों प्रतिरोध इस समय सीरीज में है, सीरीज का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 1। तो क्या आर टोटल का मतलब 4 और 1, 5 ओम हो जाएगा। तो 5/2 इंटू एल का मतलब 1 है, दिस वैल्यू 2.5। इसके बाद ओमेगा नॉट, ये आएगा 1/√LC। पता करो, 1/√एल का मान 1, सी का मान 1/4। तो क्या ये वैल्यू ऊपर जाकर 2 बना देगी? और आपको दिख रहा है अल्फा बड़ा है ओमेगा नॉट से, अल्फा का मान 2.5, ओमेगा नॉट का मान 2। तो अगर अल्फा बड़ा है तो कंडीशन शुड बी, पहली कंडीशन ओवर डैम्ड है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, कंडीशन ओवर डैम्ड, राइट। अब आप सेकंड कंडीशन को एक बार ट्रेस आउट करो। जब अब आप सेकंड कंडीशन पर जाएंगे स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ओनली करेक्ट करेक्ट, इसीलिए वो 3 केस बना दिए हैं जानबूझकर। ए पर कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? ए पर कहीं कोई दिक्कत? ए पर बात क्लियर है क्या सबको? वेट करिए, 2 करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है वो। हाँ, यहाँ डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगता है जब ओवरडैम्प पढ़ते हैं, ठीक है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट।
कंट्रोल सिस्टम में, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आप पढ़ोगे। ठीक है, इतना टाइम इनफ था। नेक्स्ट, अपने पास इसी सर्किट पर अब आप बात कर रहे हैं आर का मान, इस बार बी कंडीशन है, आर का मान 3 ओम रख दिया। तो जब आर 3 ओम रखा, तो 3 ओम रखने पर, हाँ ठीक है, सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट पर आर टोटल कितना बन गया? सीरीज में दोनों आर जुड़ जाएंगे, मतलब आई कैन से 3 + 1 = 4 ओम। और फार्मूला अगर देखें तो अल्फा बराबर आर टी बाई 2 एल। आर टोटल का मान 4, एल का मान 1, 4/2 का मतलब 2 है, राइट? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये सर बाहर का पेपर हुआ था तो उसका रिजल्ट आ चुका है सर। इंटरव्यू के लिए मैं अभी शॉर्टलिस्ट। हाँ हाँ, पवन में पहचान गया आपका। तो सर मेरा हुआ है सर, उसमें थोड़ा एडवाइस की कहाँ से हाँ तैयारी हाँ, करें। सुन लो, इंटरव्यू गाइडेंस जो है डे आफ्टर टुमारो इवनिंग पर रहेगा। हाँ हाँ, बार्क वालों का सभी का इंटरव्यू इवनिंग पर रहेगा, ठीक है? हाँ टोटल 18 लोगों का है, एक साथ ही कराऊंगा, हाँ ठीक है? हाँ आपको मैसेज आ हाँ। जाएगा अभी। ऐसा मैसेज आ गया मेरे आईडी पे। आ गया ना मैसेज? हाँ, तो मैं करवा रहा हूँ। 25 को है ना आपका? 26 को है सर मेरा। 26 को, हाँ ठीक है, तो मैं अभी करवा दूंगा इंटरव्यू, ठीक है? तो सर सर मैं क्या है ना, अभी छोड़ क्लास, दिया हूँ, अभी अभी मैं अभी अभी लखनऊ आ गया हूँ। सुन, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक, को करवा दूंगा मैं अभी, ठीक है? मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा टाइम भी, कैसे गाना है, क्या करना सर मैं वहाँ पे तो आपको मैसेज है। डाल हाँ हाँ, दूंगा। फाइल वाइल सारा भेज दूँ, ठीक है? चलो, ओके। हाँ, अब देखिए यहां पर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, राइट? नेक्स्ट, अल्फा के बाद, अल्फा के बाद कहाँ थे हम लोग? हाँ, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। अब यहां पर एल का मान 1 है, सी का मान 1/4 है। अच्छा, ये कटेगा नहीं, तो √4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस समय कंडीशन क्या दिख रही है? क्या अल्फा और ओमेगा नॉट बराबर हो गए? कंडीशन को कहते हैं क्रिटिकल डैम। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डैम। नेक्स्ट, सी कंडीशन। सी पर सर्किट सेम है, ठीक है? सी पर सर्किट की कंडीशन सेम है, और आर का मान इस बार 0 है। तो आर टोटल कितना हो जाएगा? आर टोटल बराबर 0 + 1, 1 ओम। अल्फा का फार्मूला सीरीज के लिए R/2 है। आर टोटल 1 है, एल का मान भी 1 है, शायद 1/2 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ओमेगा नॉट 1/√LC है। एल का मान, एल का मान था 1, सी का मान है 1/4, तो सेम आ जाएगा 2। दिख रहा है अल्फा छोटा हो गया,
क्या ये कंडीशन अंडर डैम्ड है, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड, राइट, दिस इज अंडर डैम्ड। एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको, शायद सभी का कंप्लीट हो ही गया है। सर बार का पेपर कम लोगों ने दिया था इसलिए ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये कहाँ की थ्योरी कहाँ लगाते हो स्टूडेंट, खुद का तो कुछ हुआ नहीं है ना, दूसरे के लिए ज्ञान। मतलब अगर आप पेपर देने गए होते तो आप ही थे रैंक वन। स्टूडेंट पहली सीढ़ी चढ़ना भी बहुत टफ होता है। जिनका रिटर्न निकला भी है कि सर 40 क्वेश्चंस थे ना, 40 क्वेश्चन ज्यादा आसान क्वेश्चन थे, सब बेकार की बातें। जिसने निकाला है उसका एफर्ट है, अपना मेहनत है उसकी। और अगर पहला एग्जाम किसी का भी निकला है या दूसरी या तीसरी बार एग्जाम निकला है तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी उसको बुला रही है। दैट मीन्स विद इन 1 or 2 एग्जाम उसका अब सिलेक्शन होगा। एक पॉइंट गवर्नमेंट जॉब में हमेशा रिक्वायरमेंट होता है पीक, और जब वो पीक आ जाता है तो उसके बाद कॉलिंग का रेशियो 13-14 कम से कम रहता है स्टूडेंट्स, 13-14, एक सीट पर 13 लोग, 13-14 लोगों की कॉल रहती है। बाकी अभी देखेंगे कितने लोगों को कॉल कैसे क्या किया। एक सीट मान लीजिए 13 सीट है तो 169 लोगों को बुलाते हैं। हाँ अभी तक 18 है, केवल 40 टेक्निकल थे। हाँ पेपर सिंपल था, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन उस सिंपल पेपर में ही बाकी ने भी क्वालिफाई किया है। टफ था तो वो सबके लिए टफ था, आसान था तो आसान था। सर बार के बारे में कुछ बताइए, पढ़ लो पहले। चलो सुनो, देखो यहां पर आपके पास कंडीशन को अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले स्टूडेंट कंडीशन ए पर चलिए। कंडीशन ए जब आपने पढ़ी, सभी लोग वाच कर लेना, मैं सीधे लिखने वाला हूं। अल्फा का मान 2.5 आया था और ओमेगा नॉट का मान 2 आया था, राइट। इस पर अल्फा बड़ा था ओमेगा नॉट से। इस कंडीशन को ओवरडैम्प्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरडैम्प्ड। ये एक स्पेशल कंडीशन है जिस पर ओवरडैम्प्ड पर जब भी आपसे बात की जाएगी तो 2√S1 S2 का फार्मूला था माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है 2.5, एक बार चेक करना आप, प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट था 2, तो 2 का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू शुड बी -2.5 प्लस माइनस रूट ऑफ 6.25 -4। आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी
-2.5 प्लस माइनस 1.5। इसका मतलब यहाँ S1 S2 के दो रूट आ सकते हैं। S1 S2 का पहला रूट -2.5 प्लस 1.5, जिसका मतलब होता है -1, और अगला -2.5, सॉरी, -2.5 -1.5, इसका मतलब होता है -4। जब आप कंट्रोल सिस्टम पर सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके होंगे तो वहां आपको पोल जीरो लोकेशंस पर टाइम कांस्टेंट बताया जाएगा। एक रूट S1 का मान -1 है और एक रूट S2 का मान -4 है, राइट। ये दो वैल्यूज आपके पास हैं। टाइम कांस्टेंट हमेशा जब भी किसी ऐसे सिस्टम पर निकाला जा रहा है जिसके टू डिफरेंट रूट्स हैं, राइट, टू डिफरेंट रूट्स हैं, बहुत ध्यान से सुने, टू डिफरेंट रूट्स हैं, तो इन दोनों में जो भी रूट इमेजिनरी एक्सिस के ज्यादा पास होगा उसे डोमिनेंट पोल कहा जाता है। एक ऐसा पोल जिसके सामने बाकी के इफेक्ट और कहीं कितने भी पोल होते, इन सभी का इफेक्ट निगलेक्टेड हो जाता, सबसे मेजर इफेक्ट इसका आएगा। तो इस समय हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डोमिनेंट पोल। डोमिनेंट पोल, डोमिनेंट पोल मेथड में इसकी एक कंडीशन होती है, बट अभी कंट्रोल में आपने पढ़ा नहीं है तो जनरल वे में मैं बात कर रहा हूं। जो पोल जो पोल इमेजिनरी एक्सिस के जितना पास होता है, काल्पनिक एक्सिस दिस है, इस एक्सिस के जितना पास होता है, -1 यहां ही क्यों रखा, इस तरफ प्लस रूट्स होंगे और इस तरफ निगेटिव पोल्स होंगे और इस तरफ ओरिजिन होगा, राइट। ये ओरिजिन वाली लाइन है। इस लाइन के पास जो पोल होगा उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसी को डोमिनेंट पोल कहते हैं। तो दोनों में S1 बराबर -1 डोमिनेंट पोल सेलेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट पोल, ठीक है। अब जब ये डोमिनेंट पोल सेलेक्ट होगा तो टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है, टाइम कांस्टेंट बराबर 1 निगेटिव रियल पार्ट। तो निगेटिव रियल पार्ट की जो वैल्यू है उसका माइनस ले रहे हैं। निगेटिव रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, देखो इधर, निगेटिव रियल पार्ट का माइनस, तो माइनस का 1 एक्चुअल में जो फार्मूला बनता है, दिस इज -1 निगेटिव रियल पार्ट, राइट। अदरवाइज निगेटिव वैल्यू नीचे नहीं लिखना चाहते तो 1 रियल पार्ट, राइट। अब यहाँ पर क्या ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसका टाइम कांस्टेंट माइनस माइनस कैंसिल 1 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टाउ। तो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ कितना हो जाएगा, 1। तो ये टाउ इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा। दिस इज ओनली फॉर ओवर डैम्प। ओवर डैम्प्ड के लिए इतनी गणित की आवश्यकता होगी। ओवर डैम्प्ड मेथड पर आपको ये बात दिमाग में रखनी हो, राइट। पहले दोनों रूट निकालिए, दोनों रूट में से जो रूट इमेजिनरी एक्सिस के पास होगा उसको सेलेक्ट करिए और उसका -1 निगेटिव पार्ट ले लीजिए। इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये यहां तक लिख लीजिए एक बार, कंट्रोल में प्रॉपर आएगा, बट अभी जितना कम से कम रिक्वायरमेंट है वो समझ लीजिए।
और इस चीज को भी दिमाग में रखना, जैसे जब कंट्रोल में पढ़ोगे तो डायरेक्ट ये बात -1 ना करके यहां डायरेक्ट क्या पढ़ोगे, 1 अपॉन रियल पार्ट, राइट। 1 अपॉन जहां रियल पार्ट आएगा तो 1 अपॉन रियल पार्ट का मतलब 1 अपॉन -1 की लोकेशन, -1 की लोकेशन का मतलब कितनी डिस्टेंस है, 1। इस डिस्टेंस को यहाँ 1 लिखोगे, तब ये वैल्यू सीधे 1 सेकेंड दिखाई देगी। तो 1 अपॉन सीधे अल्फा लोग लिखते हैं इसको, राइट। मैंने यहाँ पर -1 इसलिए लिखा है क्योंकि निगेटिव रियल पार्ट की लोकेशन -1 पर है, तो ये दोनों कट कर क्या दिखा देगा, ठीक है। होप सो मेरी बात यहां तक क्लियर है। चलो, अब हम, सर इसलिए कल S1 S2 को निकलवाया था क्या, हाँ कल इसलिए आपको ये फार्मूला बताया गया था स्टूडेंट्स, कि इससे आपको पता रहे कि दो अलग अलग रूट आ रहे हैं और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से टाइम कांस्टेंट आ रहा है। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से टाइम कांस्टेंट का फार्मूला बनता है 1 अपॉन, केवल हम लोग रियल पार्ट की लोकेशन की वैल्यू लिखते हैं, 1 अपॉन रियल पार्ट। तो रियल पार्ट पर जो वैल्यू बन रही है, 1 अपॉन रियल पार्ट की वैल्यू क्या बन रही है, 1। तो इसको बोल देते हैं दिस इज 1 सेकेंड, राइट। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली लिख रहा हूं क्योंकि जो निगेटिव रियल पार्ट है उसी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। सर अगर वैल्यू धनात्मक होती, स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, कंट्रोल सिस्टम में जब आगे पढ़ोगे तो ये एक लाइन है, ये नैनी का पुल है, ठीक है। और इस पुल के इस तरफ गिरने का मतलब होता है पानी में डूब जाना, और इस तरफ जितना पास जाओगे इसका मतलब है लोगों ने आपको बचा लिया है। इसी को कहते हैं स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ स्टेबल सिस्टम की बात होती है, और इस लाइन को कहते हैं क्रिटिकल स्टेबल। अगर पोल्स यहाँ होते हैं तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब नैनी के बीच में चढ़ चुके हो आप, आत्महत्या का अटेम्प्ट है, कभी भी कर सकते हो, राइट। जब यहां से इस तरफ गिरोगे, हाँ गिर तो दोनों तरफ सकते हो, राउथ हेडविड्स में पढ़ाया जाएगा, ये क्रिटिकल लाइन है। इससे इस तरफ गिरे तो सिस्टम अनस्टेबल। और जितने सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, जितने पावर प्लांट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम जो आप बना रहे हैं, सभी निगेटिव फीडबैक के साथ कैसे बना रहे हो, स्टेबल सिस्टम। इसलिए यहां लोकेशन केवल दिस साइड होगी, ठीक है, पोल जीरो प्लॉट पर। अब आगे फिर क्वेश्चन आएगा सर जीरो क्या है, पोल क्या है, उस पर मैं उतरना नहीं चाहता, राइट, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम। जब टॉपिक वहां आएगा वहां प्रॉपर पढ़ोगे। अभी इतना मतलब है कि आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ लीक से हट जाएंगे फिर। देखो, सेकंड सिचुएशन, बी पर
बी पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी पर सिचुएशन ऐसी थी, आर का मान 3 ओम था, आर टोटल का मान 4 था, अल्फा का मान 2 आया था, ओमेगा नॉट का मान 2 आया था। तो क्या, अच्छा हो चुका है, ठीक है। अगर पोल जीरो पढ़ चुके हो स्टूडेंट तो फिर ये क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए था जो अभी पूछ रहे हो। अल्फा बराबर ओमेगा नॉट, अगर ये सिचुएशन है, दोनों दो बराबर दो हैं, तो क्या ये सिस्टम क्रिटिकल डैम्प था? और क्रिटिकल डैम्प का मतलब, अब पहचानो रूट कितने आ रहे हैं। क्रिटिकल डैम्प, देखिए क्रिटिकल डैम्प सिस्टम की अगर हम बात करें, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, क्रिटिकल डैम्पिंग है, हाँ, तो क्रिटिकल डैम्पिंग पर S1 S2 का फार्मूला था माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सभी बोर्ड पर देखो, अल्फा का मान 2 है, प्लस माइनस अल्फा का मान 2 स्क्वायर, ओमेगा नॉट का मान 2 स्क्वायर, क्या दोनों कट गए? तो क्या ये वैल्यू S1 S2 की दोनों रूट, हाँ, प्लस माइनस जीरो लिखना छूट गया है, S1 की वैल्यू -2, S2 की वैल्यू -2, क्या दोनों रूट एक ही पोजीशन को दे रहे हैं? अगर दोनों रूट एक ही पोजीशन को बता रहे हैं तो देखो पोल जीरो प्लॉट पर, क्या पोल जीरो प्लॉट पर दोनों रूट -2 पर ही आएंगे? तो क्या इसका टाइम कांस्टेंट अगर निकाला जाए तो टाउ बराबर -1/-2, अदरवाइज 1/2, अदरवाइज 0.5 सेकेंड, राइट। अब ध्यान से सुने, जो लोग टाउ 1/अल्फा से सेकेंड ऑर्डर पर निकालना चाहते हो, 1/अल्फा, 1/ इस क्वेश्चन का अल्फा था 2, देखो इधर। तो अनुराधा, जो आपने आंसर दिया था, मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। आपने आंसर इसी फार्मूले से दिया था, 1/2। सो 1/2 से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 सेकेंड। ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए मनाही नहीं है, बट यू हैव टू वॉच द कंडीशन वेदर दिस इज ओवर डैम, अंडर डैम और क्रिटिकली डैम। अंडर डैम्ड और क्रिटिकल डैम्ड पर ये फार्मूला परफेक्टली वैलिड है, बट ओवर डैम्ड पर आपको लगाना होगा डोमिनेंट पोल मेथड। सो इसलिए पहले आपको पहले आपको स्टूडेंट्स दोनों रूट्स पता करने होंगे, और दोनों रूट्स पता करने के बाद डोमिनेंट पोल लोकेशन को यूज करेंगे। तो माइनस का 1/ रियल पार्ट ऑफ निगेटिव वैल्यू, माइनस माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेकेंड। क्लियर? टाउ बराबर 1/अल्फा केवल किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड फॉर क्रिटिकल डैम एंड फॉर अंडर डैम, राइट। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लो इसको। हाँ, 3 अलग अलग क्वेश्चन ना लेकर एक साथ बता दिया स्टूडेंट्स, 3 अलग अलग क्वेश्चन ना लेकर एक साथ रेजिस्टेंस के मान बदल बदल कर बता दिया है। हो गया क्या कंप्लीट?
यस, आई होप सो बी वाला पॉइंट सभी को क्लियर है। और एक बार कल वाली क्लास जिनकी मिस है वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। S1 S2 की लोकेशन से पता चला दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल है। क्या दोनों रूट्स रियल है, ऋणात्मक है, और आपस में दोनों रूट्स इक्वल है। कंडीशन को कहते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। नेक्स्ट जी, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं सी कंडीशन को, पहले सॉल्व कर चुके हैं आप, आर बराबर 0 या आर टोटल का मान 1 हो, 1 + 0 मतलब 1, तो यहां से अल्फा का मान हल होकर आया था 1/2, ओमेगा का नॉट का मान 2 आया था। आपने देखा था अल्फा छोटा है ओमेगा नॉट से, दैट इज द कंडीशन ऑफ अंडर डैम्ड। कैसी कंडीशन है? अंडर डैम्ड। अब देखिए, अगर ये अंडर डैम्ड है तो अंडर डैम्ड कंडीशन पर S1 S2 दोनों के रूट निकालिए, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फा का मान 0.5 प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? एक मिनट, सॉरी, 0.5 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू आएगी माइनस का 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 का स्क्वायर 4, आई कैन से माइनस 0.5 प्लस माइनस माइनस का 3.75। ठीक है, माइनस आने का मतलब माइनस 0 और अंडर रूट 3.75। इसका मतलब क्या पोल्स की लोकेशन दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर आ रही? S1 की वैल्यू माइनस 0.5 प्लस जे रूट 3.75, S2 की वैल्यू माइनस 0.5 माइनस जे रूट ऑफ 3.75। तो दो वैल्यू आ चुकी। देखो इधर S1 S2 के दो रूट आ गए। क्यों बीच में जे आया? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह आया। अंडर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब बाहर जे आना। तो क्या ये दोनों रूट्स इस बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं? लिख लीजिए यहां तक जल्दी, एक बार फास्ट लिखिए जल्दी इसको। हो गया कंप्लीट? सभी का फाइन। अब देखो, कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंट्रोल सिस्टम का ही है, बट हमें यहाँ पर ट्रांजिएंट कंडीशंस में इस चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ इस समय पोल्स की लोकेशन बनाऊं तो देखो, निगेटिव रियल पार्ट माइनस का 0.5 है, लेकिन देखो यहां पर इमेजिनरी एक्सिस एस प्लेन पर ये जे ओमेगा प्लस का होता है और नीचे माइनस का जे ओमेगा होता है। तो जो इसके रूट्स की लोकेशन है
देखिए -0.5 तो रियल पार्ट है, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कितना है, ऊपर प्लस का जे, नीचे माइनस का जे, तो दो रूट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक रूट यहां आ रहा है और एक रूट नीचे आ रहा है। ये दोनों रूट, ये दोनों पोल, पहला पोल और ये नीचे वाला पोल, इन्हीं को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पर भी पोल की लोकेशन का रियल पार्ट निगेटिव पर ही है, और दोनों बार निगेटिव रियल पार्ट कितना है, -0.05। तो टाइम कांस्टेंट की परिभाषा कहती है -1 अपॉन निगेटिव पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो -0.05, माइनस माइनस कट गया तो 1/0.5, और 1/0.5 का मतलब क्या है, 2। तो इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट भी कितना आ गया, 2 सेकेंड। क्रिटिकल डैम्ड, कभी भी बात क्रिटिकल डैम्ड की हो या अंडर डैम्ड की हो, क्रिटिकल डैम्ड और अंडर डैम्ड में आंख बंद करके टाइम कांस्टेंट का फार्मूला 1/अल्फा भी लगा सकते हैं। इस बार अल्फा कितना था देखो, अल्फा कितना था स्टूडेंट्स, 1/2, राइट। तो अगर आपने 1/1/2 रखा होता, तब भी तो 2 सेकेंड ही आंसर आता। क्या मेरी बात गेट कर रहे हैं सभी? तब भी कंडीशंस क्या आती, 1/1/2, ऊपर जाकर 2 सेकेंड। तो क्रिटिकल डैम्ड और अंडर डैम्ड में डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला अप्लीकेबल है, लेकिन ओवर डैम्ड में आपको प्रॉपर सॉल्व करके लिखना होगा। क्या आप पहुंच पा रहे हैं स्टूडेंट्स की कल क्यों मैंने S1 S2 लिखवाया था? जिनको कल लग रहा था कि सर S1 S2 लिखवा ही क्यों रहे हो, इसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, अदरवाइज आधे आंसर्स के साथ पढ़ाई हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, ये टाइम कांस्टेंट केवल स्टैंडर्ड सर्किट का है, स्टैंडर्ड सीरीज आरएलसी और स्टैंडर्ड पैरेलल आरएलसी, बाकी पर शॉर्टकट फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, लाप्लास ही लगाएंगे। बाकी पर एग्जैक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, लाप्लास। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। क्या सभी को क्लियर है ये बातें? यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है क्या? इसमें अब टाइम कांस्टेंट देखकर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर टाइम कांस्टेंट में प्रॉब्लम आएगी? केवल अभी मैं टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बार टेबल को आप लोग पढ़ लेना स्टूडेंट्स, जो टेबल मैंने बनवाई थी, हाँ उसको शॉर्ट नोट्स में भी रखना। ट्रांजिएंट में सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी के साथ वो शॉर्ट नोट्स में भी होना चाहिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो एक बात और, चलो ये भी जान ही लो। जैसे अगर अपन बात कर रहे थे अभी सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट की, सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट, तो आपने कुछ कंडीशंस देखी थी। क्या देखा आपने? आपने बोला R/2L अगर बड़ा है 1/√LC से, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? और R/2L अगर बराबर है 1/√LC के, तब क्या कहते हैं? और तीसरा,
किसी सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट पर अगर R/2L छोटा है 1/√LC से, तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ये सभी आंसर सबको क्लियर है, राइट? पहले वाले को क्या बोल रहे थे? फर्स्ट वाले को ओवर डैम, सेकंड क्रिटिकल डैम, और थर्ड वाले को अंडर डैम। डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला, टाइम कांस्टेंट बराबर 1/अल्फा, टाइम कांस्टेंट बराबर 1/अल्फा, ये कहां वैलिड है? क्रिटिकल और अंडर डैम्ड में। ओवर डैम्ड में कौन सा फार्मूला? डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। जो जितना इमेजिनरी एक्सिस के पास होगा पोल, उसका 1/। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, एक लाइन जिसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया है, इसको अंडरस्टैंड करना सभी। हाँ, नेक्स्ट एक लाइन जिसके लिए इस टॉपिक को लिया था, अंडरस्टैंड करना सभी। बोर्ड पर देखते हुए, अगर मैं यहां आपसे बोलूं रेजिस्टेंस ना हो, सर्किट R बराबर 0 हो जाए, इसी को कहते हैं अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब नो फ्रिक्शन। दुनिया में प्रतिरोध ही है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन पर अपोजिशन लगाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे अपोजिशन, फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? R बराबर 0। अगर किसी सिस्टम पर R ही 0 हो गया, तो उस सिस्टम पर कोई डैम्पिंग नहीं होगी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स याद करिए, टैंक सर्किट L, याद आया? टैंक सर्किट L&C, कोई आर वार नहीं है, केवल आइडियल टैंक सर्किट, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, राइट? तो क्या ये सिस्टम अनडैम्ड होगा? यस, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं होगी। और इसका आंसर हमेशा या तो साइन बनेगा या तो कॉस बनेगा। क्लियर है? आर की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर? जी। ये कंप्लीट सिस्टम की बात हो रही है। किसी कंप्लीट सिस्टम में अगर अनडैम्ड सिस्टम बन रहा है, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आर खत्म हो रही है, राइट? क्लियर है? किसी आरएलसी सर्किट में अगर आर ही 0 दिया है, तो वो सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देगा? अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब सर, अच्छा स्टूडेंट टाइम पर पूछ लेते हो। अनडैम्ड का मतलब, अनडैम्ड का मतलब बताया था, ऑक्सीलेशंस, दिस इज अनडैम्ड। बार 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 पीक ओवर सूट, अंडर सूट आते रहना। ठीक है? हुआ क्या कंप्लीट यहां तक? ठीक है, यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? चलो अब सर्किट एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। हाँ, ये जस्ट मैंने आपको आरएलसी की वैल्यू से बताया है, क्रिटिकल डैम, ओवर डैम, अंडर डैम, इन कंडीशंस को जस्ट जस्टिफाई किया है। अब न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। टाइम कांस्टेंट अनडैम्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
अब देखो कुछ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो मैंने पहले पढ़ाए थे वो भी लाप्लास से सॉल्व हो सकते हैं, उनको भी हम लाप्लास से कर सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। पहला क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ I of t, determine complete response of I of t for t greater than 0, right? For t greater than 0, सर्किट इस तरह से दिया था जहां पर एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है I/4, इसके बाद t ग्रेटर देन 0 पर रिस्पांस पूछा गया है, मतलब 0 या 0 के बाद पर ये रिस्पांस वैलिड होगा। I/4, फिर रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, फिर रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, फिर एक क्वाइल लगी है 1/2 हेनरी की, और इस पर करंट की एक्सप्रेशन पता करनी है। डिपेंडेंट सोर्स की, डिपेंडेंट सोर्स का जो डिपेंड वैल्यू है वो यहाँ है आई, राइट। एक बार इसको आप लोग बना लीजिए। डिटरमाइन कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ आई टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, वेयर I0, I0 क्वेश्चन में दिया है क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। वेयर I0 मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर है। I0 बराबर 10 एम्पियर, वेयर I0 बराबर 10 एम्पियर। ठीक है, प्रॉब्लम्स को फिर कल स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूले थोड़ा सा बताना पड़ेगा इंडक्टर का चेंज और कैपेसिटर का, इसको कल ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहां तक लिख लो। कल मैंने जो पहले फर्स्ट ऑर्डर के टाइम डोमेन से क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चंस को अब लाप्लास से भी आप देख लोगे। बाकी सेकंड ऑर्डर में तो लाप्लास यूज होता ही होता है। ठीक है, तो कल इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइन, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, टुमारो विल मीट।